साल 1885 भारत के इतिहास में एक बहुत ही अहम साल। इसी साल जन्म हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। पर इसकी कहानी जानते हैं, उतनी सीधी सादी है नहीं जितनी लगती है। सवाल यह है कि क्या ये सच में आज़ादी की लड़ाई की पहली चिंगारी थी, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा था। और यही वो सवाल है जो आज तक इतिहासकारों को दो खेमों में बांटता है। सोचिए जरा, क्या कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल थी? एक ऐसा प्लान ताकि 1857 जैसा कोई बड़ा गदर दोबारा ना हो सके? या फिर यह सच में भारतीय नेताओं की अपनी कोशिश थी, आजादी की तरफ पहला कदम बढ़ाने की? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सवाल उठा ही क्यों। इसकी जड़ें ना 1885 में नहीं, बल्कि उससे भी पहले के माहौल में हैं। तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और उस दौर को समझते हैं जिसने कांग्रेस को जन्म दिया। देखिए, 1857 की क्रांति भले ही नाकाम रही, पर उसने एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। ये बात साफ हो गई थी कि बिना एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म के अंग्रेजों से लोहा लेना नामुमकिन सा है। और इसी का नतीजा था कि 70s और 80s में बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, इन सब जगहों पर छोटे छोटे पॉलिटिकल ग्रुप्स बनने लगे थे। और फिर 1883 में आया इल्बर्ट बिल विवाद। इस एक घटना ने तो भारतीयों और अंग्रेजों के बीच की दरार को और भी गहरा कर दिया। तो आप समझ रहे हैं, माहौल बिल्कुल तैयार था एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और इस पूरी कहानी में एंट्री होती है दो बड़े किरदारों की। पहले थे एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम और दूसरे उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन। मजे की बात यह है कि वो जो साजिश वाली थियरी है ना, वो इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा, एक मजेदार बात बताऊं, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम शुरू में इंडियन नेशनल कांग्रेस था ही नहीं। इसका नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया और नाम बदलकर हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो चलिए, नाम तो फाइनल हो गया। अब बारी थी दुनिया के सामने आने की, ये बताने की कि आखिर ये नया संगठन चाहता क्या है। और ये सब कुछ तय हुआ इसके पहले ऐतिहासिक सेशन में। ये सेशन होना तो पुणे में था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहां फैल गया प्लेग। तो बस आनंद फानन में जगह बदली गई और इसे बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में रखा गया। कहते हैं ना, इतिहास कभी कभी ऐसे ही छोटे छोटे मोड़ ले लेता है। और जानते हैं इस ऐतिहासिक मीटिंग में कितने लोग आए थे? सिर्फ 72। जी हां, यकीन करना मुश्किल है, पर आज की इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी की शुरुआत सिर्फ 72 लोगों से हुई थी। तो सवाल यह है कि इन 72 लोगों को लीड कौन कर रहा था? कोई अंग्रेज अफसर? नहीं, बल्कि कलकत्ता के एक बहुत ही माने हुए बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो ये बात तो शुरू से ही साफ थी कि भले ही एक अंग्रेज ने इसे बनाने में मदद की हो, कमान तो भारतीयों के ही हाथ में थी। तो फिर इन 72 लोगों ने आखिर मांगा क्या? देखिए, इनकी मांगें बहुत सीधी और कॉन्स्टिट्यूशनल थीं, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की जांच के लिए एक कमीशन बनाया जाए, लंदन में जो इंडिया काउंसिल है उसे खत्म किया जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ज्यादा इलेक्टेड भारतीयों को जगह मिले, ICS का एग्जाम इंग्लैंड के साथ साथ इंडिया में भी हो, और हाँ, मिलिट्री पर जो बेहिसाब खर्च होता है उसे कम किया जाए। एक बात गौर करने वाली है, कहीं भी आज़ादी शब्द का जिक्र तक नहीं था। शुरुआत कह सकते हैं काफी नरम थी। इतनी नरम मांगे, आज़ादी की कोई बात ही नहीं। बस इसी नरम शुरुआत को देखकर वो सवाल फिर से खड़ा हो जाता है जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। क्या ये अंग्रेजों का बनाया हुआ एक सेफ्टी वाल्व था, या फिर भारतीयों का लाइटनिंग कंडक्टर? तो देखिए, यहां पर ना दो थियरीज आमने सामने आती हैं। पहली है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। इसे लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने सामने रखा। उनका मानना था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस को एक प्रेशर कुकर के सेफ्टी वॉल्व की तरह बनाया है, ताकि भारतीयों का जो गुस्सा है वो धीरे धीरे निकलता रहे और 1857 जैसा कोई बड़ा धमाका ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ है गोपाल कृष्ण गोखले की लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि इंडियन लीडर्स बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने ह्यूम का इस्तेमाल एक शील्ड, एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह किया, ताकि ब्रिटिश हुकूमत का सीधा गुस्सा इस नए नए आंदोलन पर न गिरे। है ना कमाल? एक ही घटना की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। और खुद अंग्रेज वो क्या सोच रहे थे? वाइसरॉय डफरिन ने तो इसे माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी यानी सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की पार्टी कहकर मजाक ही उड़ा दिया था। उन्हें शायद अंदाजा ही नहीं था कि ये छोटा सा पौधा आगे चलकर इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा। पर कहानी सिर्फ बाहर की नहीं थी, कांग्रेस के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं था।
बाल गंगाधर तिलक जैसे जो गरम दल के नेता थे, उन्हें ये नरम तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका साफ कहना था कि सिर्फ साल में एक बार मिलकर मेंढक की तरह टराने से कुछ नहीं मिलने वाला। और यहीं से कांग्रेस के अंदर नरम दल और गरम दल के बीच की वो मशहूर खाई बननी शुरू हुई। तो सोचिए, एक तरफ अंग्रेज इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, दूसरी तरफ तिलक जैसे नेता इसकी आलोचना कर रहे थे। इन सब विवादों के बीच किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये संगठन आगे चलकर क्या शक्लें लेने वाला है। इसका असली सफर तो अब शुरू होने वाला था। और ये सफर कितना जबरदस्त था, जरा इस पर नजर डालिए। 1885 में शुरुआत हुई संवैधानिक सुधारों की छोटी छोटी मांगों से। फिर 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग उठाई। 1917 में एनी बेसेंट इसकी पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। और फिर 1929 का वो ऐतिहासिक लाहौर सेशन आया, जहां जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। जो संस्था याचिकाओं से शुरू हुई थी, अब वो एक क्रांतिकारी आंदोलन बन चुकी थी। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। एक संगठन जिसे माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहकर खारिज कर दिया गया, जिसकी पैदाइश ही साजिश की कहानियों से घिरी थी, वो आखिर भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा जरिया कैसे बन गया? शायद इसका जवाब यही है कि किसी भी आंदोलन की असली पहचान उसकी शुरुआत से नहीं, बल्कि उसके सफ़र, उसके विकास और उसके बदलते हुए लक्ष्यों से होती है।